सर आपकी आवाज़। हेलो। हेलो। Hello, sir. You are not audible. हेलो। No, sir. क्लियर नहीं है। हेलो। यस सर। Hello.
हेलो, यस सर। अभी ठीक हुई आवाज? यस सर, अब आ रही है आवाज। यस ठीक है, सर। थैंक यू। ओके, पता नहीं कल से क्या चल रहा है, सिस्टम अपडेट करके पूरा डिस्टर्ब हो गया है सेटिंग। ऑल राइट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कल हमने अपना जो ये एग्जाम्पल लिया था, उसमें रूम पे सपोज कीजिए कि टेम्परेचर की एक वैल्यू हमने चूज करी से 25 डिग्री सेल्सियस, और उस वैल्यू पे हमने जो है वो उस वैल्यू के ऊपर हमने जो है वो एक पॉइंट चूज कर लिया जिसपे वही टेम्परेचर हो। इसी तरह से हमने दूसरा पॉइंट चूज कर लिया। इनफैक्ट देयर कैन बी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स जिन पे उसकी वैल्यू हो, और उन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो 2D में आपको वो एक ऐसे कर्व जैसा दिखेगा। तो इसको कहते हैं आइसोथर्म। तो इस पूरे कर्व के ऊपर सेम टेम्परेचर है, इसलिए इसको आइसोथर्म कहते हैं। अगर 3D में यही चीज आप देखोगे तो वो एक सरफेस की तरह नजर आएगा। तो ये जिस पे कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो उसको जो है वो आइसोथर्मल सरफेस कहेंगे, आइसोथर्म कहेंगे 3D में। अच्छा, ये टेम्परेचर का तो इसी तरह से आप जो है वो दूसरी टेम्परेचर की वैल्यू चूज करके एक दूसरा कर्व या दूसरी सरफेस बना सकते हो। तो ये सब आइसोथर्म है। ये तो टेम्परेचर का सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अदरवाइज आप जो है वो के लिए किसी भी स्केलर फाई के लिए आप जो है ये चीज जो है वो ये एक्सरसाइज कर सकते हो कि ऐसी सरफेस बना सकते हो जिसपे उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो। तो उसको आइसो सरफेस कहते हैं। आप प्रेशर के लिए बना सकते हो, वो आइसो बार होंगे। इसी तरह से आप और भी किसी स्केलर के लिए बना सकते हो, डेंसिटी के लिए बना सकते हो, किसी भी स्केलर प्रॉपर्टी के लिए ऐसी सरफेसेस बना सकते हो, और उनको आइसो सरफेस ऑफ फाई कहते हैं इन जनरल। ठीक है भाई। तो अब क्या है कि अब ये बताइए कि अगर जैसे आइसो सरफेस है फाई की, तो उस सरफेस के ऊपर अगर मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव लूं, जैसे ये मेरी एक सरफेस है जिसके ऊपर फाई जो है वो कांस्टेंट है, जो मेरा स्केलर है वो कांस्टेंट है। तो इस सरफेस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं, ठीक है, और एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये 3D में तो टेंजेंट देखना मुश्किल है। अगर मैं 2D में दिखाऊं तो इस तरह से, जैसे ये पॉइंट लिया, इस पे एक टेंजेंट मैंने लिया, मैं इसके डायरेक्शन को कह रहा हूं ET, टेंजेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अब सवाल ये है कि अगर मैं ET के डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करूं फाई का, तो वो क्या, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर हम ये बात याद रखें कि फाई की वैल्यू जो है इस सरफेस के ऊपर कांस्टेंट है, तो अगर टेंजेंशियली मूव करें हम लोकली, इसी सरफेस के टेंजेंट पे किसी टेंजेंट के डायरेक्शन में मूव करें, कोई भी टेंजेंट, 2D में तो दो ही टेंजेंट मतलब टेंजेंट के दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, एक ये हो सकता है, एक इसका अपोजिट हो सकता है। लेकिन 3D में तो टेंजेंट के बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। मतलब आप ऐसे सोचो कि अगर जैसे कोई सरफेस स्फीयर है, तो हेलो स्फीयर के सर। ऊपर। जी। सर फिर से एक बार बता दीजिए पूरा। अच्छा, कहाँ तक समझ में आया? सर यहाँ तक समझ में आया कि कोई कांस्टेंट टेम्परेचर है, फिर उसके बाद क्या करते हैं सर? अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है वो टेम्परेचर की कोई वैल्यू लेकर जो है सारे पॉइंट सिलेक्ट कर लो जिन पे वही टेम्परेचर की वैल्यू है। ठीक है। अब जब वो वैल्यू आपने सिलेक्ट कर ली, वो पॉइंट्स आपने फाइंड कर लिए, उन पॉइंट्स को आप देखोगे कि वो पॉइंट्स मिला के एक सरफेस बनाते हैं, जिसको हम कहेंगे, अगर वो पॉइंट्स एक सरफेस बनाते हैं तो उस सरफेस को हम कहेंगे आइसोथर्म। तो आइसोथर्म क्या है? बेसिकली सरफेस बनाते हैं 3D में। 2D में तो ये लाइन है, जैसे कि जैसे कि ये रूम था। अब रूम में हमने यहाँ पे आग जलाई हुई थी, अगर आपको याद हो, तो टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे तो ज्यादा होगा, दूर कम होगा। लेकिन जो है वो
वो पॉइंट तो फाइंड कर सकते हो ना जिन पे सेम टेम्परेचर हो। तो उन पॉइंट्स को जब आप सबको फाइंड कर लोगे तो वो जनरली होता ये है कि वो पॉइंट्स जो है एक कंटिन्यूअस एक सरफेस बनाते हैं। जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस हो, मतलब ऐसा भी है कि टुकड़े टुकड़ों में हो, एक पार्ट इधर है सरफेस का, एक पार्ट इधर है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने 25 डिग्री सेल्सियस, आप ये पूछो अपने आप से कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहाँ होगा इस रूम में। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने लाइन खींची है, जो आपको लाइन दिख रही है 2D में, अगर आप 3D में देखोगे तो एक्चुअली में आपको एक सरफेस जैसा दिखेगा ये। इस सरफेस के ऊपर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ऐसी सरफेस को हम कहते हैं आइसोथर्म, जिसका मतलब है कि इसके ऊपर टेम्परेचर जो है वो इसके ऊपर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो ये आइसोथर्म जो है ये एक वैल्यू है के लिए है टेम्परेचर की। इसी तरह से आप टेम्परेचर की दूसरी वैल्यू के लिए दूसरा आइसोथर्म बना सकते हैं। जैसे यहां मैंने बनाया एक 20 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस के लिए एक दूसरा आइसोथर्म, ऐसे किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू के लिए अलग अलग आइसोथर्म बन सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल था टेम्परेचर का समझाने के लिए। यही चीज आप प्रेशर के साथ भी कर सकते हो। आप प्रेशर की कांस्टेंट, आप ऐसी सरफेस बना सकते हो जिसके ऊपर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो। तो उन सरफेसेस को कहते हैं आइसोबार, वो सरफेस जिसके ऊपर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो। मतलब बेसिकली वो सरफेस का मतलब ये है, सरफेस बनाने का मतलब ये है कि आप सारे पॉइंट्स को जो है वो सिलेक्ट कर लो जहां पे सेम प्रेशर की वैल्यू हो, और वो सारे पॉइंट्स आप देखोगे एक सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, जिसको आइसोबार कहते हैं। इसी तरह से इन जनरल हम बोलते हैं कि फाई अगर हमारा एक स्केलर है तो उसके तो ऐसी सरफेस जिसपे फाई की वैल्यू कांस्टेंट हो उसको हम आइसो सरफेस ऑफ फाई कहते हैं। तो ये आइसो सरफेस ऑफ टेम्परेचर को हम आइसोथर्म कहते हैं, आइसो सरफेस ऑफ प्रेशर को हम आइसोबार कहते हैं। अभी आगे जब हम फ्लूइड स्टैटिक्स स्टडी करेंगे तो उसमें हम आइसोबार बनाएंगे। एक्चुअली हम फाइंड करेंगे कि वो सरफेस कैसी दिखती है जिन पे जो है वो प्रेशर सेम होता है। आपको समझाने के लिए, विजुलाइज करने के लिए मैं अभी एक एग्जांपल दे देता हूं जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। कि आप सपोज करो आपके पास में एक कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है। कुछ लेवल तक, एक लेवल तक, सपोज करो इस लेवल तक वाटर भरा हुआ है और ऊपर से ये खुला है, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पे सरफेस पे प्रेशर कितना होगा? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत कम चेंज होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर चेंज करना है तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। एक लोकली तो एक जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक ही वैल्यू होगी। तो जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा यहाँ भी वही वैल्यू है, यहाँ भी वही वैल्यू है, यहाँ पे भी वही वैल्यू है, यहाँ पे भी। जो पी ए एटमॉस्फेरिक है, इस पूरी लाइन पे, इस पूरी सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। तो ये एक हो गया आइसोबार, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है पी ए। इसी तरह से अगर आप थोड़ा नीचे चले जाओ, एच हाइट, ठीक है, तो ये पैरेलल सरफेस है जिसपे प्रेशर की वैल्यू पी ए प्लस रो जी एच आपने पढ़ रखा होगा होगी, लेकिन वैल्यू सेम होगी। अगर आपने इसको बस ये ऐसे ही पैरेलली नीचे ले लिया तो ये भी एक आइसोबार है। ऐसे अलग अलग आइसोबार है अलग अलग प्रेशर के लिए। अब आप ये सोच रहे होगे ये तो प्लेन सरफेस है, तो प्लेन होना जरूरी नहीं है आइसोबार का। सपोज करो कि मैं इस कंटेनर को तेजी से घुमाता हूं, रोटेट कर रहा हूं, तो क्या होगा? जो वाटर का लेवल है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? ऐसे कुछ हो जाएगा, पैराबोलिक, है ना। लेकिन प्रेशर जो है वो हर पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक ही रहेगा, है ना। तो अब ये आइसोबार का आप देखोगे शेप चेंज होके कर्व हो गया। तो ये है आइसोबार। इसी तरह से आप जो है वो आइसोथर्म भी बना सकते हो।
जहां पे टेम्परेचर जो है वो सेम हो वो आइसोथर्म सरफेस। तो इसी तरह से आप किसी भी फाई के लिए सरफेस बना सकते हो, तो उसको आइसो सरफेस कहते हैं। अब सवाल जिसकी हम बात कर रहे थे वो ये है कि अगर हम आइसो सरफेस पे जो है वो उस पे टेंजेंट एक ड्रॉ करें, जैसे अगर आप यही प्रेशर वाला एग्जांपल ले लो, कंटेनर वाला, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो। सपोज करो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस टेंजेंट के डायरेक्शन में मेरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कोई गैस कर सकता है? अगर आप रिकॉल करो तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, बस होता है रेट ऑफ चेंज किसी डायरेक्शन में। तो टेंजेंट के डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज कितना है? अगर ये बात याद रखी जाए कि इस सरफेस पे सब जगह वैल्यू सेम है फाई की, जो कि अभी पी है, इस एग्जाम्पल में पी है फाई, तो पी की वैल्यू इस पूरी सरफेस पे कांस्टेंट है। तो इस सरफेस पे अगर हम टेंजेंट डायरेक्शन में, टेंजेंट डायरेक्शन क्या है भाई? टेंजेंट डायरेक्शन का तो मतलब है कि यहां से अगर मूव करें, मेरा ये दिख रहा है पॉइंटर, यहां से मूव करें यहां आ जाए, तो भाई लोकली तो हम वहीं रहे सरफेस के ऊपर। भाई अगर टेंजेंट डायरेक्शन में ही मूव करते रहेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ये कह रही है कि इसी सरफेस के डायरेक्शन में जाओ, और फिर आगे जो टेंजेंट है वो कहेगी कि फिर आगे थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, तो वो कहेगी कि इसी डायरेक्शन में। तो अगर आप टेंजेंट के डायरेक्शन में मूव करते रहो तब तो आप सरफेस पे ही रहोगे ना। तो अगर आप सरफेस पे ही रहोगे तो आपकी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब है डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? जीरो। हाँ सॉरी, जीरो होना चाहिए, एग्जैक्टली भाई अगर ये इस सरफेस के ऊपर फाई कांस्टेंट है तो किसी भी टेंजेंट डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो फाई की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि इस पूरी सरफेस पे कांस्टेंट है। हाँ अगर इस पे नॉर्मली इसके चेंज करो या टेंजेंट के अलावा किसी डायरेक्शन में आप मूव करो तब फाई की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन टेंजेंट डायरेक्शन में तो फाई की वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकती, क्योंकि सरफेस पे पूरे पे कांस्टेंट है। टेंजेंट टेंजेंट चलते रहे तब तो वहीं पहुंचेंगे ना। जैसे इसका टेंजेंट है तो यहां से यहां पहुंच गए, अब यहां पे टेंजेंट ये है, यहां पे टेंजेंट ये है, लेकिन अगर टेंजेंट के साथ साथ चलते रहे तब तो सरफेस पे ही रहेंगे, और सरफेस पे रहे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। इतनी सी बात है कि सरफेस के ऊपर अगर आप रहोगे आइसो सरफेस के ऊपर, तो वो ईटी क्या है? टेंजेंट टू आइसो सरफेस, ईटी का डायरेक्शन, ये इसी को मैं ईटी बोल रहा हूं, टेंजेंट के डायरेक्शन को ईटी, ये होता है जीरो। अब कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला था? कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फाई। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला अब क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ईटी और डेल फाई, यानी ग्रेडियंट फाई के ग्रेडियंट का और ई टेंजेंट का डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल। यानी अगर टेंजेंट इस डायरेक्शन में है तो डेल फाई किस डायरेक्शन में होगा? डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए ना इनका। भाई जीरो कब होता है डॉट प्रोडक्ट? परपेंडिकुलर। हाँ तो वही तो परपेंडिकुलर हुआ ना। डेल फाई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईटी टू फॉर दिस टू बिकम जीरो। देखिए ना, डेल फाई अगर जीरो हो और ना ईटी जीरो, ईटी तो जीरो हो ही नहीं सकता, ना ग्रेडियंट जीरो, तो ये तो तभी जीरो हो सकता है जबकि डेल फाई ईटी के परपेंडिकुलर हो। ईटी के परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि ईटी तो टेंजेंट है, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब यह है कि डेल फाई का डायरेक्शन जो है वो हमेशा आइसो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये बात है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज मैंने आपको जो है वो ग्रेडियंट की बताई हैं। ग्रेडियंट जिसको हम लिखते हैं ग्रेडियंट,
अरे ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फाई, इसको हम लिखते हैं डेल फाई से डिनोट करते हैं, या एक और नोटेशन है इसको लिखने का, ग्रेड फाई। ग्रेडियंट को ग्रेड फाई भी लिखते हैं, कहीं कहीं आपको किसी किसी किताब में ये भी लिखा मिलेगा। इनफैक्ट मुझे ग्रेड फाई लिखना ज्यादा पसंद है, लेकिन वो ज्यादातर किताबों में डेल फाई, इसलिए मैं डेल फाई लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किताब में पढ़ने में। तो डेल फाई जो है, इसकी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको बताई। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है फाई का, वो डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर जिसके डायरेक्शन में डेरिवेटिव चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी जो बताई मैंने आपको वो ये है कि डेल फाई इज, ये भी कल बताई थी, डायरेक्शन ऑफ डेल फाई, एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ डेल फाई is in the direction of maximum rate of change। ये भी मैंने कल आपको समझाया था कैसे। और तीसरी प्रॉपर्टी जो अभी बताई वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ डेल फाई, इनफैक्ट डायरेक्शन डेल फाई का सिर्फ डायरेक्शन मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के डायरेक्शन में नहीं होता, बल्कि डेल फाई का जो मैग्नीट्यूड है वो जो है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज देता है, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ डेल फाई इज परपेंडिकुलर टू perpendicular to isosurfaces of phi। कहने का मतलब यह है कि ये जो हमने इस कमरे में जो आइसोसरफेस या आइसोथर्म बनाया था, अगर आप इस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट निकालो फाई का तो उसका डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे निकालो तो ये होगा, अगर इस पॉइंट पे निकालो तो यहां से जो आइसोसरफेस पास हो रही होगी, जो भी उसके टेम्परेचर की वैल्यू हो, किसी भी टेम्परेचर की आइसोसरफेस जो यहां से पास हो रही होगी, ये उसके नॉर्मल होगा डेल फाई। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी हो गई इंपॉर्टेंट डेल फाई की या ग्रेडियंट की। अब आते हैं कि ये डेल फाई जो है इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे निकालते हैं। तो देखिए भाई, डेल फाई जो हमने लिखा था वो था बेसिकली डेल फाई, मतलब ये नेबुला है बेसिकली, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स। वो इसको भी डेल बोल देते हैं और इसको भी डेल बोल देते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे वो नेबुला है, उल्टा ट्राइंगल जो है इसको नेबुला कहते हैं, नेबुला। ओके, डेल फाई बाई डेल एक्स आई डेल फाई बाई डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के। इसको बेहतर होगा अगर हम ऐसे लिख लें, डेल फाई आई को पहले लिख लें, कोई फर्क तो नहीं पड़ता स्केलर पहले लिखें या बाद में लिखें। भाई डेल फाई बाई डेल एक्स स्केलर है और आई जो है वो वेक्टर है, तो इसको इधर की जगह इधर लिख लें अगर, तो आप देखोगे आसानी रहेगी। फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डेल फाई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। फाई कॉमन लेके लिख दिया,
जिसका मतलब यह है कि ये ब्रैकेट खोल के फाई हर एक डेरिवेटिव के आगे चिपका देंगे। अब आप ये देखो कि ये जो है ये एक वेक्टर जैसा दिख रहा है, हालांकि ये एक वेक्टर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये कोई वेरिएबल या कोई नंबर नहीं है एक्चुअली में। ये तो ऑपरेटर है, जैसे डेरिवेटिव ऑपरेटर होता है, इसी तरह से ये डेरिवेटिव की एक वेक्टर फॉर्म है। तो इसी को जो है एक्चुअली में नेबुला जो है वो वेक्टर होता है, तो इसीलिए किताबों में देखोगे ये बोल्ड में बना होता है, ये कुछ कुछ किताबों में वेक्टर लगा होता है। वो जल्दी से लिखने की वजह से मैंने इसके ऊपर वेक्टर छोड़ दिया है, लेकिन वो है एक्चुअली में वेक्टर, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये नेबुला फाई, नेबुला जो है ये एक वेक्टर ऑपरेटर है, और ये फाई जो है ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, कि भाई ये एक वेक्टर, नॉट एग्जैक्टली ए वेक्टर वेरिएबल, ये वेक्टर ऑपरेटर है बेसिकली। जैसे डेरिवेटिव का एक ऑपरेटर होता है ना, कि मतलब आप डी वाई ओवर डी एक्स को ऐसे भी लिखते हो, डी ओवर डी एक्स अप्लाइड टू वाई। तो इसी तरह से हमने लिख दिया कि ये डेल, लेकिन यहाँ पे ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर ऑपरेटर है, तो ये तो है स्केलर ऑपरेटर यहाँ पे, और ये क्या है, स्केलर वेरिएबल। और रिजल्ट क्या है, स्केलर। यहाँ पे क्या है, वेक्टर ऑपरेटर है, उसके 3 कंपोनेंट आई जे के, और जिस पे अप्लाई हो रहा है वेरिएबल वो स्केलर है। और रिजल्ट क्या आ रहा है, जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो एक वेक्टर है। रिजल्ट इज ए वेक्टर वेरिएबल, एक फंक्शन निकल के आ रहा है, वेरिएबल या फंक्शन। उस फंक्शन की आप किसी एक्स वाई जेड के लिए पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आप जब ये देख रहे हो तो अब इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि डेल फाई अगर हम डिफाइन करें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए तो हम ऐसे लिख दें, इसको कैसे लिखना चाहिए भाई, आई की जगह हमारा कौन सा आ जाएगा, ई आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा, रेडियल यूनिट वेक्टर, और नीचे जो है वो आ जाएगा हमारा आपके आर, डेल बाई डेल आर, ठीक है, प्लस आपके यहां पे आ जाएगा जे की जगह ई थीटा, सेकंड यूनिट वेक्टर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ई थीटा होता है, और यहाँ पे डेल ओवर सेकंड कोऑर्डिनेट थीटा की टर्म्स में अगर हम लिख दें, अभी देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं, लेकिन अभी लिख देते हैं। तीसरा हो जाएगा ई जेड, या जिसको के भी कहते हैं, डेल ओवर डेल जेड, और इसको फाई के ऊपर लगा दें, तो क्या हमें ग्रेडियंट मिल जाएगा फाई का। ये कुछ प्रॉब्लम है इसमें, किसी को कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है इसमें। जरा इसके डायमेंशंस चेक करके देखें आप लोग, ठीक है भाई, ये तो यूनिट वेक्टर, इसको छोड़ दो। ये देखो यहां पे देखें पहले, अगर इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में देखें तो इसके डेल एक्स के डायमेंशन क्या थे भाई, ये तो डेल है, इसके तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो चेंज है। यहाँ पे जब फाई लगेगा तो उसके फाई के डायमेंशन आ जाएंगे, तो फाई के डायमेंशन ओवर नीचे किस चीज का डायमेंशन है, लेंथ का, है ना, ये भी लेंथ का, ये भी लेंथ का। तो तीन चीजें ऐड हो, ये तीन जो ये ऐड हो रहे हैं, ये तीनों इनमें ये लेंथ 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 आ रहा है नीचे। यहां पे क्या है, ये तो लेंथ है, ये भी लेंथ है जेड भाई,
आर जो है वो रेडियल डायरेक्शन में डिस्टेंस होता है और जेड भी डिस्टेंस होता है वर्टिकल, ये मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन थीटा जो है इसका डायमेंशन क्या है? थीटा तो डायमेंशनलेस होता है, या मैं लिख ही देता हूं डायमेंशनलेस। भाई एंगल का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, एंगल तो दो लेंथ का रेशियो होता है। तो ये तो प्रॉब्लम है, हम जो है वो लेंथ के साथ में इसको कैसे जोड़ सकते हैं? यहाँ पे प्लस लगा हुआ है बीच में। भाई दो अलग अलग डायमेंशन की चीजें ऐड तो नहीं हो सकती। आप लेंथ के साथ में नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी तो नहीं जोड़ सकते। तो सही चीज ये है कि बेसिकली ग्रेडियंट फाइंड करने में हमने क्या किया था, हमने ग्रेडियंट जब फाइंड कर रहे थे तो इसका इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर हम देखें, जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ग्रेडियंट फाइंड कर रहे थे एक्स वाई और जेड में, तो हमने जैसे यहां से यहां तक मूव करे, ये हमारा जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव सॉरी फाइंड कर रहे थे तो हम मूव करे थे, तो उसमें डेल्टा एक्स चले थे, फिर डेल्टा वाई चले थे इस डायरेक्शन में, और फिर डेल्टा जेड चले ऊपर। तो हमारा ये हम जो है वो रीच कर गए ये। तो बेसिकली हम डेल्टा एक्स चेंज लिए थे, डेल्टा वाई चेंज लिए थे लेंथ में, और डेल्टा जेड चेंज लिए थे तीनों को। तो बेसिकली जो डेल्टा एल था, अगर आपको याद हो, अगर उसके वेक्टर की बात करें इस डायरेक्शन में, तो वो डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के था, ये लेंथ में डायरेक्शन में था। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे P1 P2 P1 से P2 जाने में सिलेंड्रिक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपको जो है वो कुछ चेंज डेल्टा एक्स में मिलता है, कुछ डेल्टा वाई में, कुछ डेल्टा जेड में, तीन लेंथ में चेंज मिलता है। लेकिन जबकि आप अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करो तो वहां पे क्या होता है, आप अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना चाहते हो तो आप कैसे मूव करोगे? ये पॉइंट से पहले रेडियल डायरेक्शन में मूव करोगे, ई आर के डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करोगे, फिर उसके बाद में आप रोटेट करोगे थीटा, तो ये हो गया डेल्टा आर डायरेक्शन में, फिर डेल्टा थीटा से रोटेट करोगे, और फिर डेल्टा जेड से ऊपर या नीचे मूव करोगे। तो ये तीन स्टेप्स होती हैं एक पॉइंट P1 से P2 में जाने में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। लेकिन अब आप ये नोटिस करो कि जब हम डेल्टा आर मूव किए थे तो डेल्टा आर लेंथ चेंज हुई, डिस्टेंस मूव किए, और जब डेल्टा जेड किए वर्टिकल डायरेक्शन में मूव किए तो डेल्टा जेड गए। लेकिन जब हम रोटेट कर रहे थे तो कितनी लेंथ हम मूव किए? अगर इस पॉइंट को यहां से यहां तक आर मान लिया जाए तो ये डेल्टा थीटा जब हम रोटेट किए तो हम जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए? बेसिकली आर इंटू डेल्टा थीटा। भाई जब आप रोटेट करते हो यहां से यहां आ गए, ये अगर आर है और ये डेल्टा थीटा एंगल रोटेट किए, तो ये डिस्टेंस कितना मूव किए? आर डेल्टा थीटा। तो कहने का मतलब यह है कि जब यहां पे डेल्टा आर डिस्टेंस मूव किए ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए, और यहां डेल्टा जेड मूव किए, तो डिस्टेंस हमारा होना चाहिए आर डेल्टा थीटा, ना कि डेल्टा थीटा। यहां पे भी डिस्टेंस है, यहां पे भी डिस्टेंस है, तो यहां पे भी डिस्टेंस जो है वो आर डेल्टा थीटा। जब आप जो है वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में मूव करते हो तो जो तीन आपको स्टेप लेने हैं उसमें तीन जो डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए वो है डेल्टा आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड। तो इसलिए यहां नीचे जो है वो आर डेल्टा थीटा होना चाहिए। अब जब आर डेल्टा थीटा हुआ तो इसकी डायमेंशन लेंथ हो गई और ये सही हो गया। तो बेसिकली ग्रेडियंट जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इस तरह से फाइंड किया जाता है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ग्रेडियंट इन, दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट इन cylindrical coordinates. This is formula for gradient in cylindrical
कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें याद रखने वाली बात बस ये है कि ये यहाँ पे आर डेल्टा थीटा है, सिर्फ डेल्टा थीटा नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ में जो है वो ग्रेडियंट जो समझाया वो पूरा हुआ। तो अब जो है तो बेसिकली सर डायरेक्शन इसमें भी परपेंडिकुलर रहेगी? हाँ भाई, ये जो प्रॉपर्टी है किसके परपेंडिकुलर रहेगी? सर जो हमने ये एक्सिस ली थी इसकी सिलेंड्रिकल वाली। नहीं नहीं, देखिए सिलिंड्रिकल हो या कार्टेशियन हो या स्फेरिकल हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपका बनाया हुआ है। ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है। आप ग्रेडियंट को जब फाइंड करोगे डेल फाई को, तो आप जो है वो चाहे सिलिंड्रिकल से निकालो, चाहे कार्टेशियन से निकालो, चाहे स्फेरिकल से निकालो, चाहे किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकालो, ग्रेडियंट की वैल्यू, ग्रेडियंट का डायरेक्शन सेम होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट एक वेक्टर है। वेक्टर मैंने शुरू में ही बताया था कि वेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के, लेकिन उसके कंपोनेंट्स जो है वो डिपेंड करते हैं आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम की चॉइस के। इनफैक्ट आप दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, एक रोटेटेड ले लो, एक एक अपने हिसाब से ले लो, एक दूसरा उसके रेस्पेक्ट में रोटेटेड ले लो, तब भी आपके जो कंपोनेंट्स होंगे ग्रेडियंट के, ग्रेडियंट एक वेक्टर है ना, उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, तो वो कंपोनेंट डिपेंड करेंगे उनकी वैल्यू कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या लिया है। लेकिन आपका जो ग्रेडियंट इटसेल्फ है, उसकी लेंथ यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का, और उसका डायरेक्शन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये बात है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट है, तो तीनों प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको लिखवाई अभी कि वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव देता है, और जो है वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के डायरेक्शन में होता है, और वो आइसो सरफेसेस के परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होता है ग्रेडियंट का, ये प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंडिपेंडेंट है। ये तो ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज है, ग्रेडियंट के कंपोनेंट की नहीं है। ग्रेडियंट का कंपोनेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करता है, ग्रेडियंट इटसेल्फ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यस सर। तो ग्रेडियंट के साथ ही फिर और दूसरी चीजें आती हैं कि आपने देखा अभी हमने कैसे लिखा, हमने लिखा ग्रेडियंट जो हमने डिफाइन किया, तो हमने नेबुला को एक ऑपरेटर की तरह लिख दिया जिसकी वैल्यू जो है वो हमने लिखी डेल आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जी। ये हमने डिफाइन किया, ये डेफिनेशन है नेबुला की हमने ली। इसी तरह से हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो है वो इसको ऐसे डिफाइन किया, डेल ओवर डेल आर प्लस ई थीटा डेल ओवर आर डेल्टा थीटा प्लस ई जेड डेल ओवर डेल जेड। ये सिलिंड्रिकल में हो गया, ये कार्टेशियन में, ये सिलिंड्रिकल में। और ग्रेडियंट हमने कहा डेल फाई होता है। तो ये तो ऐसा ही है जैसे कि आपने डेल, जो ये आपका नेबुला फाई, ये नेबुला ये जो है ये आपने एक वेक्टर ऑपरेटर लिया, और ये आपने स्केलर लिया, तो वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किया, आपको एक वेक्टर मिल गया, उसको आप कहते हो ग्रेडियंट। तो अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि अगर ये वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, वेक्टर लाइक बिहेवियर इसका है, अगर इसका, इस ऑपरेटर की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, जो जो ये यहां पे जो ये यहां पे जो बनाया है इसकी बात हो रही है सिर्फ।
अगर ये वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या हम इसका किसी और वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं? अभी हमने देखा कि हाँ, इसका हम स्केलर प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये वेक्टर और ये स्केलर हमने प्रोडक्ट ले लिया। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि जैसे b इज इक्वल टू k कोई स्केलर था और a जो है वो वेक्टर था। इसको ऐसे भी लिख लो तो कोई हर्ज नहीं है, a के जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि डेल नेबला फाई। तो अब सवाल यह है कि अगर ये नेबला जो है ये वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या हम इसको एक वेक्टर मान के और यहाँ पे फाई की जगह कोई और वेक्टर रख दें और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें? या ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम इसको नेबला को हम जो है वो वेक्टर मान लें और यहाँ पे किसी और वेक्टर के साथ में उसका स्केलर उसका सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो क्या चीज मिलेगी? तो जो चीज इससे जो मिलती है वो भी बहुत काम की चीज है। तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, उसको कहते हैं हम डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस बेसिकली है इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जाहिर है कि एक वेक्टर के ही साथ में लेंगे, तो नेबला डॉट ए, ये होता है डाइवर्जेंस। तो इसको अगर हम अपना ये नेबला की जो ऊपर डेफिनेशन हमने लिखी है कार्टेशियन में, पहले उसके साथ में देख लेते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला निकल के आता है। तो नेबला डॉट ए इज इक्वल टू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट ए। तो ए को कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स आई प्लस बी एक्स, सॉरी बी एक्स कहां से आ गया, ए वाई जे प्लस ए जेड के लिख सकते हैं भाई ए यस वेक्टर सर। को ऐसे। हाँ, तो जब ये लिख लिया तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एक तो तरीका ये है कि भाई तुमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसमें अगर ए डॉट बी है तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये लिख देते हैं हम लोग, है ना? यहां भी कर सकते हो लेकिन पेच फंसेगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, वहां पे ये चीज दिक्कत देगी। तो इसलिए हम थोड़ा फॉर्मली चलते हैं, थोड़ा सा स्टेप वाइज चलते हैं। वो जो है ना डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं इसको डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई ऐसे करके डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं तो वो स्टेप मिस करके डायरेक्ट लिखना हुआ। तो इसको करने का सही तरीका ये है कि पहले ये लो, इसका डॉट प्रोडक्ट लो पूरे के साथ में। कैसे? आई डेल ओवर डेल एक्स आएगा वही जो आप लोग सोच रहे होगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लो पहले पूरे इसके साथ में ए एक्स आई, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा मेहनत, ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है भाई? प्लस अब ये दूसरी वाली टर्म लो और इसका डॉट प्रोडक्ट लो पूरे के साथ में ए ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के प्लस के डेल ओवर डेल जी डॉट ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये भी डॉट प्रोडक्ट है, ये भी वेक्टर है क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा हुआ है। तो अब इसको देखो, अब इसको जब पहले टर्म पे लगाओगे तो क्या आएगा? पहली टर्म पे जब इसको इसका इसके साथ में जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो होगा डेल आई, तो ये रहा डेल ओवर डेल एक्स
ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, आई डॉट, बेसिकली क्योंकि डेल बाई डेल एक्स तो स्केलर है ना, तो डॉट प्रोडक्ट इधर ले सकते हैं भाई। अगर आपके पास में ऐसे हो ए डॉट के बी, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सॉरी, ये अ, अगर ऐसे हो कि ए के डॉट बी हो, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ए डॉट के बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, स्केलर है, इधर लगाओ, ये इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो है ये डॉट मैंने इधर कर दिया और इसको अंदर ले लिया, और यहाँ पे होगा ए एक्स आई। ठीक है, इसी तरह से ये जब दूसरे पे एक्ट करेगा तो हो जाएगा आई डॉट डेल ए वाई जे ओवर डेल एक्स प्लस आई डॉट डेल ए वाई ओवर, सॉरी, डेल ए जेड के ओवर डेल एक्स। ठीक है, ये तो हो गए पहले वाले की। अब ये दूसरे वाले को अगर देखोगे तो इसका भी सिमिलर ही आएगा, तो मैं बस एक टर्म लिख देता हूँ यहाँ पे कि जे डॉट डेल ए एक्स आई ओवर डेल एक्स प्लस और टर्म, ऐसे ही आप सारी टर्म्स लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, डेल ए एक्स आई, तो आई तो जो है वो कांस्टेंट है। ये हमने कल मैंने जो है वो आपको बताया था, देखो पीछे जहाँ पे वेक्टर का डेरिवेटिव लेना बताया था, यहाँ पे बताया था आपको, ये बताया कि ये बताया ना कि स्केलर है और एक वेक्टर है, तो ये इसका डेरिवेटिव ये होता है। अब अगर ये ए टी अगर ये कांस्टेंट होगा तो ये वाली सेकंड वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, सिर्फ ये रह जाएगा। तो यही ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है कि आपका आई जो है वो बाहर आ जाएगा और वो हो जाएगा आई डॉट आई डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स। ठीक है, प्लस इसी तरह से हो जाएगा आई डॉट जे, क्योंकि जे जो है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और अंदर रह जाएगा डेरिवेटिव के ए वाई ओवर डेल एक्स। ऐसे करके सारी टर्म्स जब आप निकालोगे तो आप आई डॉट आई क्या होता है 1, आई डॉट जे क्या होता है 0। तो आप जब ये सब निकालोगे तो आएगा वही जो अभी आप इस एक्सप्रेशन को ऊपर देख के सोच रहे होगे कि भाई ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर, दोनों का ले लो। ऐसे करके जो है वो डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स, डेल ए वाई ओवर डेल वाई, डेल ए जेड ओवर डेल जेड आएगा वही। लेकिन ये पूरा प्रोसीजर है, फॉलो करके आया है अभी, उसका फायदा हमको आगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दिखेगा। तो नया पेज, तो बेसिकली हुआ ये कि डाइवर्जेंस, जिसको कहते हैं डाइवर्जेंस, वो है नेबला डॉट ए इज इक्वल टू, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल ए वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल ए जेड ओवर डेल जेड। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट लेके आया है, ये स्केलर है, यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं दिख रहा आपको, यूनिट वेक्टर। और दूसरी बात ये है कि ये जो बाकी की टर्म्स थे ए वाई ए वाई, इस तरह की सारी टर्म जीरो हो गई, क्योंकि वो आई डॉट जे डॉट के जो है वो आई डॉट के, इस तरह की टर्म्स थी, वो सब जीरो हो गई, सिर्फ ये बचा सिंपली। तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स।
बहुत सिंपल फॉर्मूला है। हाँ, अब हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस जो है वो सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसा निकल के आता है। अच्छा, मीनवाइल मैं अटेंडेंस का फॉर्म इनेबल कर देता हूँ। एक सेकंड रुकिए, अभी करता हूँ। हाँ, तो मैंने अटेंडेंस का फॉर्म आप लोगों का खोल दिया है, आप लोग अटेंडेंस लगा सकते हो। जी साहब, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि नेबुला सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में होता है ई आर डेल ओवर डेल आर प्लस ई थीटा डेल ओवर आर डेल थीटा प्लस ई जेड डेल ओवर डेल जेड। अब हमको इसका जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेना है नेबुला का ए के साथ में। तो नेबुला डॉट ए इज इक्वल टू ई आर डेल ओवर डेल आर प्लस ई थीटा डेल ओवर आर डेल थीटा प्लस ई जेड डेल ओवर डेल जेड डॉट। अब ए के कंपोनेंट्स अब हम लिखेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो ए आर ई आर प्लस ए थीटा ई थीटा प्लस ए जेड ई जेड। और हम वापस अपना पूरा प्रोसीजर लगाएंगे जो अभी पीछे लगाया था। तो अगर हम जो वो प्रोसीजर लगाएंगे तो उस प्रोसीजर में अभी जो मैंने सिलिंड्रिकल सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में करके दिखाया, इसको अगर आप पूरे को लगाओ, अगर आप इसको करते हो तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आगे मैथमेटिक्स में भी आपको ये करना है। एनीवे लेकिन इसमें और पीछे वाले में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में और इसमें जो है डिफरेंस ये है कि करके ही देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ई आर डेल ओवर डेल आर का डॉट प्रोडक्ट होगा भाई पूरे ए आर ई आर के साथ में प्लस ए थीटा ई थीटा के साथ में प्लस ए जेड ई जेड के साथ में प्लस ई थीटा डेल ओवर आर डेल थीटा डॉट ए आर ई आर प्लस ए थीटा ई थीटा प्लस ए जेड ई जेड। डेल ओवर डेल जेड डॉट ए आर ए थीटा ई थीटा ए जेड ई जेड। ठीक है भाई, तो आप जब इसको करोगे, करके देखना अपने आप, तो आप ये पाओगे कि ये वाला जो है इसके ऊपर कोई चेंज नहीं है, जैसे कार्टेशियन में हुआ था बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। आप जो है वो इसको ये डेल ए आर बाई आर हो जाएगा और ई आर जो है वो कांस्टेंट है आर के साथ में। तो अब यहाँ पे आपको ई आर जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई आर डॉट ई आर। तो बेसिकली पहली टर्म हो जाएगी यहाँ पे ई आर डॉट ई आर
डेल ए आर ओवर डेल आर, ठीक है। इसी तरह से दूसरी टर्म हो जाएगी ई आर डॉट डॉट ई थीटा डेल ए थीटा बाई डेल आर, तो दूसरी टर्म हो जाएगी ई आर डॉट ई थीटा डेल ए थीटा ओवर डेल आर, और ये तो जीरो भी हो जाएगी क्योंकि ई आर और ई थीटा परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरह से जब आप करोगे तो अब मुश्किल कहाँ आएगी, ये ध्यान देने वाली बात है। मुश्किल इसमें आएगी कि जब आप ये वाला करोगे, सेकंड वाली लाइन एक्सपेंड करोगे तो होगा ई थीटा डेल आर ओवर डेल थीटा डॉट ए आर ई आर, ठीक है भाई, प्लस ई थीटा डॉट ई थीटा डेल ओवर, यहाँ पे आर भी था, आर डेल थीटा ए थीटा ई थीटा प्लस ई जेड डेल ओवर आर डेल थीटा ए जेड ई जेड। अब बताइए कि क्या मैं ई आर को बाहर निकाल सकता हूं? हाँ, सर ई कुछ थीटा कह रहे ई हैं? थीटा ई थीटा, सर ए थीटा ई थीटा सर। ओ सॉरी, ये सेकंड वाला ई थीटा है, बिल्कुल सही। तो अब जब मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कर रहा था तो मैंने ए एक्स और आई में से आई को बाहर निकाल लिया था क्योंकि आई जो है वो कांस्टेंट था। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि जो ई आर होता है और ई थीटा होता है वो थीटा के साथ में चेंज होते हैं, यानी ई आर ओवर डेल थीटा, ये कल बताया था, इज इक्वल टू ई थीटा, और इसी तरह से ई थीटा ओवर डेल ई थीटा ओवर डेल थीटा इज माइनस ई आर, ये कल मैंने बताया था। बाकी सारे डेरिवेटिव यूनिट वेक्टर के किसी और कोऑर्डिनेट की रेस्पेक्ट में जीरो होते हैं, ये कल समझाया था क्यों होते हैं। लेकिन सिर्फ ये ई आर और ई थीटा का थीटा के साथ में डेरिवेटिव आता है। तो जब अब आप इसको करोगे तो अब आपको एक टर्म तो मिलेगी, दो टर्म मिलेंगी। एक तो होगी ई थीटा, एक टर्म क्या होगी डेल ए आर ओवर, यहां पर डॉट प्रोडक्ट लगा लो, डेल थीटा इंटू ई आर, एक तो ये टर्म मिलेगी, ठीक है भाई। और दूसरी टर्म जो मिलेगी वो होगी ई थीटा डॉट ए आर, भाई प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले एक बार ए आर का डेरिवेटिव लेंगे, फिर दूसरी बार में ई आर का डेरिवेटिव लेंगे, तो डेल ई आर ओवर डेल थीटा, और ये हमको कहां से मिलेगा, ये मिलेगा इस फॉर्मूले से। होता क्या है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये सारे जीरो होते हैं, लेकिन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये थीटा के साथ में यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव आ जाता है। तो ये जो डेरिवेटिव आ गया ना डेल ई आर ओवर डेल थीटा, ये जीरो नहीं है, ये ई थीटा है, तो यहाँ पे भी ई थीटा हो जाएगा। तो ये ई थीटा डॉट ई थीटा, इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे ई थीटा डॉट ई आर, ये तो जीरो हो जाएगा। ऐसे करोगे तो आपको बेसिकली एक एक्स्ट्रा टर्म मिल जाएगी। तो इसलिए मैं अब फाइनल फॉर्मूला लिख देता हूं, पूरी एक्सरसाइज नहीं कर रहा मैं, अलजेब्रा पूरा। फाइनल फॉर्मूला जो इसके लिए आता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए डाइवर्जेंस का, तो ये है आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। इसका फॉर्मूला निकल के आता है नेबुला डॉट ए इज इक्वल टू डेल ए आर ओवर डेल आर प्लस ए आर ओवर आर प्लस 1/r डेल ए थीटा ओवर डेल थीटा प्लस डेल ए जेड ओवर डेल जेड। तो ये वाली जो आप टर्म देख रहे हो ना एक्स्ट्रा,
ये एक्स्ट्रा टर्म इसीलिए आई है क्योंकि यहाँ पे ई आर का जो है वो कुछ डेरिवेटिव था, तो एक बार हमने ए आर को बाहर निकाला और ई आर का डेरिवेटिव लिया तो ई थीटा हुआ, और यहाँ पे आर तो है ही, तो ये ए आर बाई ई आर आ गया। तो अगर किसी को ऐसे ही ये चीज नहीं पता हो ना कि ये यूनिट वेक्टर का भी डेरिवेटिव है, और मतलब ये पूरा चीज ध्यान से ना की जाए और जैसे कार्टेशियन में कर रहे थे वैसे ही कर दे, तो ये वाली टर्म जो है वो लोग मिस कर देते हैं। ये वाली टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली टर्म जो है लोग मिस कर देते हैं। तो इस टर्म को मिस नहीं करना है, ये याद रखना है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सिर्फ डेल ए आर बाई डेल आर नहीं है, डेल और ये जो है डेल ए थीटा बाई थीटा नहीं, ये एक ये वाली टर्म भी आती है जिसको भूल जाते हैं लिखना। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस का। अब सवाल ये उठता है कि डाइवर्जेंस निकालते क्यों है। इस ग्रेडियंट की तो हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ ली कि भाई रेट ऑफ चेंज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये सब चीजें ग्रेडियंट से पता चलती हैं। डाइवर्जेंस से क्या पता चलता है, तो ये बात आपको आगे पता चलेगी कि डाइवर्जेंस हमको बेसिकली बताता है कि कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसी पॉइंट पे। तो वो तो आगे डिटेल में आएगा जब हम इसको यूज करेंगे एक्चुअली डाइवर्जेंस को। ठीक है, तो वो इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल, ये सब ये डाइवर्जेंस से पता चलता है, उसमें पता चलता है वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है किसी पॉइंट पे अगर देखें तो। अगली इसी तरह से डाइवर्जेंस की तरह एक और क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्या रह गया, हमने जो है स्केलर प्रोडक्ट ले लिया नेबुला के साथ में, हमने डॉट प्रोडक्ट भी ले लिया जिसको हम डाइवर्जेंस कह रहे हैं, और तीसरी चीज जो बची वो है, उसको कहलाता है कर्ल, वो कहलाता है कर्ल ऑफ ए। तो कर्ल ऑफ ए क्या है, कुछ भी नहीं, नेबुला क्रॉस ए है बेसिकली। अब आप जो है वो नेबुला को फिर से वैसे ही अपना डिफाइन कीजिए पूरा, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जी क्रॉस, और ए को अपना लिखिए भाई ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और इस पे अपना क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो तरीका है वो लगा दीजिए। तो यहाँ कार्टेशियन में तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का आपको पता है कि वो मैट्रिक्स, वो सॉरी डिटर्मिनेंट बना के भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसे कर सकते हैं, तो ये कार्टेशियन में ये चीज काम आ जाती है ऐसे। लेकिन सिलेंड्रिकल में ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता, ये डिटर्मिनेंट वाला। उसकी वजह ये है कि अगेन क्या होगा, जैसे अभी डाइवर्जेंस में देखा ना कि वो यूनिट वेक्टर के साथ में भी डेरिवेटिव आ जाएगा, तो वो डेरिवेटिव आएगा तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा टर्म आ जाएंगी। तो इसलिए डाइवर्जेंस का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। अब वो जैसे डाइवर्जेंस में किया था ना, वो एक एक को के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लें, एक एक टर्म को उठाएं और उसके साथ में दूसरे का, यानी कि यहां से एक टर्म लें, यहां से एक टर्म लें, क्रॉस प्रोडक्ट है, ऐसे करके सारी टर्म्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लें और फिर जो है वो उसको सिंप्लीफाई करें, तो आपको जो है वो फाइनली मिल जाता है। अब यहाँ पे तो कार्टेशियन में तो आसान है, आपको पता है, आप इससे ये डिटर्मिनेंट बना के भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका। ऐसे देखोगे तो डेल ए जेड ओवर डेल वाई माइनस जो है वो डेल ए वाई ओवर डेल जेड, ये आई कंपोनेंट हो गया। इसी तरह से आप लिख सकते हो कार्टेशियन में। अच्छा, और सिलिंड्रिकल में, तो इसको अब जल्दी से खत्म करते हैं। तो सिलिंड्रिकल में आप जब पूरा प्रोसीजर फॉलो करोगे तो सीधा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, अब वो करके नहीं दिखा रहा क्रॉस प्रोडक्ट की एक एक टर्म को और उसमें डेरिवेटिव का रूल लगा के यूनिट वेक्टर का, तो वो करने की बजाय मैं सीधा लिख रहा हूँ। वो होता है फॉर्मूला ये 1/r डेल ए जेड ओवर डेल थीटा माइनस
डेल ए थीटा ओवर डेल जेड। ये हो गया ई आर कंपोनेंट। भाई क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो अब वेक्टर आएगा, प्लस दूसरा कंपोनेंट होता है डेल ए आर ओवर डेल जेड माइनस डेल ए जेड ओवर डेल आर। ये हो गया थीटा कंपोनेंट, और रह गया जेड कंपोनेंट। तो जो एक्स्ट्रा टर्म है वो इसमें जेड वाले में आती है इसमें, तो वो हो जाता है आपका बेसिकली डेल ए थीटा। ये जो टर्म है ना, इसको थोड़ा सा लोगों ने अलजेब्रा करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, दो टर्म को कंबाइन कर दिया है एक ही में यहाँ पे। ये इसको जब एक्सपेंड करोगे ना आर और ए थीटा का, तो वो दो टर्म बन जाती है ये, तो वो एक टर्म एक्स्ट्रा इसमें आती है जैसे डाइवर्जेंस में आ रही थी। तो ये हो जाएगा आपका कर्ल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है भाई, तो इसके साथ में वेक्टर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हमको देखना है कि वेक्टर को इंटीग्रेट किस तरह से किया जाता है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब ये कर्ल कहाँ पे यूज होता है। तो कर्ल जो है वो रोटेशन से रिलेटेड है, कि फ्लूइड में रोटेशन जो है वो कितना है, कि कितना गोल गोल घूम रहा है। अभी जो थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था हमने, जिसमें आपको बताया था कि वो एक क्या बोलते हैं, ये घूम रहा है, एक फ्लूइड है जो एक कंटेनर में घूम रहा है। तो उस प्रॉब्लम वर्टेक्स में फ्लो आप के लिए। देखोगे आगे चल के हम कर्ल निकाल के, जी सर वोर्टेक्स के लिए, तो उसमें आप देखोगे कि कर्ल जो है वो निकल के आता है कुछ वैल्यू उसकी, वो बताता है कि कितना तेज घूम रहा है, कितना घूम रहा है। ठीक है, अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। आज इसको वेक्टर वाला पार्ट खत्म ही करते हैं, बहुत मैथ पढ़ा दी, फ्लूइड को छोड़ के मैथ पढ़ा रहा है। अगर यही कोर्स आपने पहले पढ़ लिया होता या वेक्टर पहले पढ़ा दिए होते तो मेरा ये टाइम बचता। एनीवे, अब आते हैं वेक्टर इंटीग्रेशन पे। ऑल राइट, तो वेक्टर इंटीग्रेशन में एक तो है कि अगर आपका वेक्टर स्केलर का फंक्शन है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करें, वो बड़ा आसान है। आपने पढ़ा कि वेक्टर अगर स्केलर का फंक्शन है, जैसे a इज अ फंक्शन ऑफ t टाइम, स्केलर का फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करने का आपने देखा था कल के, कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन भी कंपोनेंट वाइज पॉसिबल है। तो बेसिकली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ऐसे, इंटीग्रल ऑफ a t विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको t1 से t2 को इंटीग्रेट करना है, या इनडेफिनेट भी कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल जरूरी नहीं। तो आप इसको कर लीजिए कंपोनेंट वाइज, ax को इंटीग्रेट कर लीजिए dt से ith कंपोनेंट, ay को इंटीग्रेट कर लीजिए dt से jth कंपोनेंट, az को कर लीजिए dt से kth कंपोनेंट। ठीक है भाई, तो ये तो आसान है।
इसके बाद में अगली चीज जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ी थी वो पढ़ा था कि अगर आपका एक स्केलर है जो वेक्टर का फंक्शन है, तो अगर स्केलर एज ए फंक्शन ऑफ ए वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल फाई इज अ फंक्शन ऑफ आर, तो अब इसका इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो इंटीग्रेशन तीन तरह से हो सकता है। तीन तरह से कैसे हो सकता है कि जो है फाई तो पूरे स्पेस में वेरी कर रहा है। आप अगर फाई को टेम्परेचर की तरह सोचें फिर से, तो आप देखोगे तो फाई तो जो है वो पूरे स्पेस में वेरी कर रहा है। तो आप उसको पूरे स्पेस में, जैसे वो टेम्परेचर था तो पूरे कमरे में उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। और आप उसको जो है, हमने आइसो सरफेस बनाए थे जैसे, तो आइसो सरफेस क्या, आप कोई भी सरफेस ले लो उस पे भी फाई को इंटीग्रेट कर सकते हो। और आप जो है वो एक लाइन ले लो, उसके ऊपर भी फाई को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो लाइन के ऊपर फाई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो बेसिकली मैं बता रहा हूं लाइन इंटीग्रल्स। लाइन, दूसरे कलर से लिख देता हूं, लाइन इंटीग्रल्स। लाइन इंटीग्रल क्या होते हैं कि लाइन इंटीग्रल बेसिकली किसी स्केलर या किसी वेक्टर को आप जो है वो एक लाइन के ऊपर इंटीग्रेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कर्व के ऊपर, ये एक कर्व है आपके पास, ठीक है, आपके पास में कोई फंक्शन है फाई, जो कि आर का फंक्शन फाई है। तो अगर ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा आर हो गया, और ये फाई तो पूरे स्पेस में चेंज हो रहा है, तो इस लाइन के ऊपर भी चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए कि ये फाई जो है, यहाँ पे जो फाई की वैल्यू होगी वो फाई आर होगी, ठीक है। तो अब मैं सपोज करो ये एक पॉइंट है इस लाइन पे ए, ये एक पॉइंट है बी, तो अब मैं फाई को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस लाइन के ऊपर इंटीग्रेट करूं, तो उसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ ए स्केलर ओवर ए, इसके इंटीग्रल ऑफ ए स्केलर ओवर ए लाइन। तो उसको करते हैं ऐसे कि फाई फंक्शन ऑफ आर डी एस। डी एस क्या है ये मैं अभी बताता हूँ, ए से लेके बी तक। तो बेसिकली डी एस है आपका स्मॉल चेंज अलोंग दिस लाइन, टेंजेंट डायरेक्शन में आपका जो चेंज है, तो वो होता है ds। तो बेसिकली अगर इसको मैं लिमिटिंग प्रोसेस की तरह लिखूं, जैसे इंटीग्रल को हम सम ऑफ सम की तरह लिखते हैं ना, लिमिट ऑफ सम की तरह इंटीग्रल को लिखते हैं, तो उसमें क्या होगा कि इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए मुझको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। ये लाइन को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ूं, दूसरे कलर से ले लेते हैं। तो ए से बीच में जो ये मेरा कर्व है, इसको अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं, हर एक टुकड़ा अपने आप में एक लाइन है, तो ये जो लाइन है इसको मैं कह रहा हूं डेल्टा एस वेक्टर, ठीक है भाई। और फाई की इसके ऊपर कुछ वैल्यू है, तो ये जो है इसको मैं कह रहा हूं डेल्टा एस आई। बेसिकली ये है डेल्टा एस वन, ये है डेल्टा एस टू, ये है मेरा डेल्टा एस थ्री। तो इन जनरल हो गया मेरा डेल्टा एस आई, अगर मैं इन जनरल बात करूं इसकी, ठीक है। और डेल्टा एस ये इतना छोटा अगर अज्यूम करें कि इसके ऊपर फाई की वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं हो रही है, तो फाई की जो वैल्यू है उसको कहते हैं फाई वन इस लाइन के ऊपर, और यहाँ पे जो फाई की वैल्यू उसको कहते हैं फाई टू, और इस वाली पे आई के ऊपर बोल देंगे फाई आई। तो अब इस इंटीग्रल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ फाई आईज एंड इनटू डेल्टा एस
ओवर ऑल आईज आई इक्वल टू 1 to n में अगर मैंने डिवाइड कर लिया, और इसकी मुझे क्या लेनी होगी, लिमिट डेल्टा एस की जो लेंथ है वो चेंजिंग टेंडिंग टू 0। तो ये मेरा हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ फाई, ऐसे मैं फाइंड कर सकता हूँ। ओके, इसी तरह से आप जो है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर भी फाइंड कर सकते हो। वो दो तरह से होता है, ए से बी। अगर मान लो एक वेक्टर है जो कि वेक्टर का फंक्शन है, तो उसका आप डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो डीएस से, और अगेन इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो, लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू 0 और समेशन और आई इक्वल टू 1 to n। अब यहाँ पे ए आई हो जाएगा डॉट डेल्टा एस आई। अब ये चीज आप पहले देख चुके हो, ये आप पहले कहाँ देख चुके हो, मैकेनिक्स में देख चुके हो, डिप्लोमा में भी देख चुके हो। फॉर एग्जांपल वर्क डन जब हम निकालते हैं तो वो इसी को यूज करके निकालते हैं। वर्क डन बाय ए फोर्स कैसे निकालते हैं, बिटवीन ए एंड बी हम ले लेते हैं फोर्स जो कि एक वेक्टर है, और वो आर एक इसके वेक्टर का फंक्शन है, डॉट डीएस या डीआर भी लिख देते हैं। बेसिकली इसको डी आर भी लिख लेते हैं, डी आर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ आर यूज कर रहे हैं। तो एफ डॉट डी आर वर्क डन जो है ये इसी इंटीग्रल से आता है। इसी तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, ए टू बी ए आर क्रॉस प्रोडक्ट विद डीएस, और डेफिनेशन सेम रहेगी, डेल्टा एस टेंडिंग टू 0 समेशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई क्रॉस डेल्टा एस आई। ठीक है, ये तो हो गई बात लाइन इंटीग्रल की। अब जो है लाइन इंटीग्रल फ्लूइड में ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिससे हम वर्क निकालते हैं उसका एक एप्लीकेशन सर्कुलेशन निकालने में भी है, और सर्कुलेशन रिलेटेड होता है आपके वही वोर्टिसिटी से। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर आपने डिप्लोमा में पढ़ा हो, पता नहीं पढ़ा है नहीं, तो वहां पे ये इंटीग्रल वगैरह पहले से आते हैं। वैसे आप ये डिटेल में मैथ के कोर्स में आएंगे इसी सेमेस्टर। मैं देख रहा हूँ अटेंडेंस ऑलरेडी कम होती जा रही है क्लास की। सरफेस इंटीग्रल काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने ये निकाला लाइन इंटीग्रल, इसी तरह से सरफेस इंटीग्रल्स भी हम डिफाइन करते हैं। सरफेस इंटीग्रल में क्या करेंगे कि बजाय एक लाइन पे इंटीग्रेट करने के एक सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल फाई अगेन आपका एक स्केलर है, वो सब जगह वेरी कर रहा है, आप एक सरफेस पे इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो इंटीग्रल, अच्छा सरफेस इंटीग्रल को डबल इंटीग्रेशन से कई बार डिनोट करते हैं, डबल इंटीग्रल के साइन से। तो फाई जो है यहाँ पे लिखते हैं डी एस कैपिटल एस, और इस पे लगा देते हैं वेक्टर। डी एस वेक्टर का क्या मतलब है, डी एस वेक्टर का मतलब है कि आप अगर इस सरफेस पे एक छोटी सा एरिया ले लो ds, तो इसका जो नॉर्मल है
वो होगा n। तो ये जो ds है ये कुछ नहीं है, बस ds इंटू मतलब नॉर्मल इंटू ds है। और नॉर्मल तो लेंथ उसकी तो 1 होती है और ds की कुछ लेंथ है, तो बेसिकली ये इसकी लेंथ जो है वो ds के बराबर हो गई और इसका डायरेक्शन नॉर्मल का हो गया, तो इसको कहते हैं एरिया वेक्टर। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये आपका है डेल फाई आर एन ds स्केलर। अच्छा, अब ये मान लीजिए आपकी एक सरफेस का टुकड़ा है, तो अगर ये सरफेस है, अच्छा एक और बात कि जब लाइन इंटीग्रल निकालते हैं तो अगर ये कर्व ए से बी निकाल रहे हैं तब तो ये ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने लिखा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये ए और बी एक ही पॉइंट है, घूम के वहीं वापस आ गए, तो उस केस में ऐसे सर्किल बना देते हैं इंटीग्रल पे। ये क्लोज लाइन क्लोज कर्व पे जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो सर्किल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपकी सरफेस ओपन है तो आप जो है वो डबल इंटीग्रल लिखते हो, लेकिन अगर क्लोज्ड है सरफेस तो आप सर्किल बना देते हो ऐसे करके, ऐसे, तो ये क्लोज सरफेस पे इंटीग्रल कहलाता है। अब आप कहोगे क्लोज सरफेस क्या होती है? क्लोज सरफेस ऐसे समझ लो जैसे आपकी स्फीयर है, तो स्फीयर की कोई एज होती है? कोई एज नहीं होती जब तक आप उसे काटो नहीं या उसमें छेद ना करो। तो वो सरफेस जिसकी कोई एज नहीं है वो क्लोज सरफेस है। किसी भी चीज की जो आउटर सरफेस है किसी सॉलिड बॉडी की, वो अपने आप में एक क्लोज सरफेस है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पेज लो, उसको कैसे भी डिफॉर्म कर लो वो ओपन सरफेस रहेगा, लेकिन अगर आप जैसे एक बॉल लो, उसको कैसे भी शेप को चेंज कर लो वो एक क्लोज सरफेस ही रहेगी। इसी तरह से कोई बॉक्स है तो वो बॉक्स की जो आउटर सरफेस है वो एक क्लोज सरफेस है। एनीवे तो ये अभी हमने यहाँ पे ओपन सरफेस बनाई हुई है एक, उसका इंटीग्रल जो है वो इस तरह से डिफाइन होता है। अगेन हमको क्या करना होगा, लिमिट लेनी होगी डेल्टा एस की कि वो टेंडिंग टू जीरो हो, और फाई की वैल्यू लेनी होगी आई। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस सरफेस को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लेंगे, इनका सबका अपना एन हो नॉर्मल होगा, तो किसी का इन जनरल होगा आई एरिया का एन आई नॉर्मल होगा, और यहाँ पे फाई आई इसकी वैल्यू होगी इस पे छोटे से एरिया पे। तो इन सबको जब हम सम करेंगे और उसकी लिमिट लेंगे कि ये एरिया छोटे होते जाए, तो ये डेल फाई आई इंटीग्रल फाई आई इंटू एन आई इंटू डेल्टा एस, ये हमारा इंटीग्रल की डेफिनेशन हो गई, सरफेस इंटीग्रल की। इसी तरह से आप और भी सरफेस इंटीग्रल डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि वेक्टर के साथ में a डॉट ds, एक वेक्टर उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट है, जिसका मतलब है कि a डॉट n ds। अब तो ये फाई बन गया, तो ये इसका भी आप इंटीग्रल ले सकते हो। सेम आप वैसे ही डिफाइन करोगे इसको, सॉरी ए आई, ये हो जाएगा ए आई डॉट एन आई इंटू डेल्टा एस, ये है। ऐसे ही आप डिफाइन कर सकते हो ए क्रॉस डी एस, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस एन डी एस लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो आई ए आई क्रॉस एन आई डेल्टा एस।
और वॉल्यूम इंटीग्रल तो आप जानते ही हो, वॉल्यूम इंटीग्रल आपने निकाल रखा है, तो ये सरफेस इंटीग्रल हो गए। ठीक है, इनको निकालने का सरफेस इंटीग्रल का एक तरीका है जो मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन ये है कि आप मैथ में भी सीखोगे उसको। एक फॉर्मूला है बेसिकली, वॉल्यूम इंटीग्रल आपको निकालना आता है क्योंकि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सब निकाला हुआ है। और मैथ में फर्स्ट ईयर में वॉल्यूम इंटीग्रल तो होता ही है, एरिया इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल सेकंड ईयर में पढ़ाते हैं। तो इससे रिलेटेड फिर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, वो तो मैं नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार यूज होते हैं मैकेनिक्स में और फ्लूइड में खास तौर से। और इसकी डिटेल्स अगर आप चाहो तो आप जो है वो स्पीगल की किताब में देख सर सकते हो। आज की क्लास की वीडियो भेज दीजिएगा सर। हाँ, वीडियो लास्ट क्लास की भी डालूंगा, वो है मेरे पास, मुझे टाइम नहीं मिला उसको अपलोड करने का। स्पीगल की वेक्टर कैलकुलस की किताब है, आपको वो भी बताएंगे मैथ वाले जब पढ़ाएंगे, तो उसमें से प्रॉब्लम्स हो सकता है आप करो, मैंने आपको अभी बता दी है। हेलो सर। जी सर एक रिक्वेस्ट थी सर आपसे कि अगर आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अगर आप इनका वीडियो सर यूट्यूब पे अपलोड कर दें सर, तो हाँ वो हाँ, ज़्यादा। वो मैंने आपकी रिक्वेस्ट देख ली थी। एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, उसको करता हूँ मैं अपलोड अब से, कोशिश इसीलिए कल का अपलोड नहीं किया मैं, कोशिश मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे करूंगा, जो पुराने हैं वो भी यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो वो इशू नहीं है, लेकिन मैं ठीक है मैं करता हूँ उसको। ओके, थैंक यू सर, हाँ सीक्वेंस में डाल दीजिएगा। थैंक यू। हाँ, ठीक है। सर 5 मिनट के लिए ओके सर, अटेंडेंस थैंक यू। खोल दीजिए सर। अच्छा सर ठीक मैं है, पढ़ाई में इतना खोल, बिजी था कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं खोल देता हूँ, अटेंडेंस इज नो इशू। अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, खोल दिया है, अटेंडेंस लगा लीजिए, ओके सर। सवा दस तक लगा लीजिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा ड्राई। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो ऊपर हम लोगों ने ए वेक्टर लिया था, तो वो सर वो लेना जरूरी है? मतलब उसकी जगह हम नोटेशन कुछ और भी तो ले सकते हैं, या फिर ए ही नहीं लेना नहीं, जरूरी है कुछ वहाँ भी पे? ले सकते हैं, फ्लूइड में तो आगे देखोगे ज्यादातर वेक्टर जो ए है उसकी जगह वेलोसिटी यूज होगी, सब फ्लूइड में जो ए, ये ए तो मैं इन जनरल बता रहा हूँ ना, कुछ भी हो सकता है वो, जैसे तो मतलब सर वो नोटेशन ही तो है, उसको हम किसी भी चीज से नोटिस कर सकते हैं ना? ए की बात कर रहे हो ना, तो ए को तो बी भी ले सकते हो, सी भी जी ले जी। सकते हो। अभी तो ये तो मैं क्योंकि सिर्फ मैथ पढ़ा रहा हूँ इसलिए ए लिखा है, अभी जब मैं इसको अप्लाई करूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स में तो देखोगे वी यूज करेंगे हम, वेलोसिटी वेक्टर बेसिकली। ए जो है वो हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, जैसे अभी मैंने स्केलर का एग्जांपल दिया था टेम्परेचर और प्रेशर से, तो फाई को पी भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं कैपिटल, तो इसी तरह से ए को वी भी लिख सकते हैं। तो ये तो इन जनरल है, एक ही जगह कुछ भी यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। हाँ लेकिन यस सर। ग्रेडियंट को नेबला से ही डिनोट करेंगे, उसके लिए नहीं चेंज कर सकते उसको, या तो ग्रेड फाई लिखेंगे या नेबला, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड है ना उसकी डेफिनेशन। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा ड्राई लगा होगा क्योंकि इसमें कुछ फिजिक्स कम, मैथ ज्यादा थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये ना पढ़ाए तो आगे जो है वो काफी सारी चीजों में जो है वो डिफिकल्टी होगी। तो हम लोग जनरली ऐसे पढ़ाते हैं, इनफैक्ट आप देखोगे थर्ड ईयर में भी जैसा आजकल अभी पढ़ाया जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स, वहाँ पे भी स्टार्टिंग में मैथ पढ़ाई जाती है। इनफैक्ट मैंने यहाँ जिनसे पढ़ा था वो तो हैंड आउट देते थे मैथ का, तो आपको मैं वो हैंड आउट भी दे सकता हूँ जिसमें ये फॉर्मूले इसके सारे लिखे होंगे। विकिपीडिया पे बहुत अच्छा पेज बना हुआ है वेक्टर कैलकुलस के, उसमें सारे फॉर्मूले लाइन से दिए हुए हैं, बहुत अच्छा समझाया भी है वेक्टर कैलकुलस को विकिपीडिया पे। तो कभी जब आप इसको पढ़ो फॉर्मली मैथ के कोर्स में या कभी, तो आप विकिपीडिया पे भी देख सकते हो, काफी अच्छे से डायग्राम वगैरह बनाए समझाया है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, किसी को कुछ पूछना हो और तो पूछ ले। सर आप बुक्स अस्सलाम नहीं वालेकुम करते, सर। बुक्स वालेकुम सेंड सलाम कर जी। दीजिएगा प्लीज। कौन सी बुक, स्पीगल की? जो डाउनलोड कर आपने लो यार, बुक वो मिल बताई है जाएगी। सर। वो तो स्पीगल की किताब तो यस सर। जो है